नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, पहले तो माफ़ी चाहेंगे क्योंकि 10-15 दिन बाद लगभग 10 दिन से मैं आज आपके सामने आया हूं। कुछ परिस्थितियां थी कि हम लोग आ नहीं पाए चैनल पर। तो सबसे पहले आप सबसे मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं अब काफ़ी लंबे समय बाद इस चैनल पर आ रहा हूँ। तो पेपर प्रैक्टिस सेट फिर से शुरू करते हैं और आज का जो पेपर प्रैक्टिस सेट है वो इतिहास का टेस्ट पेपर है ना। और इतिहास का जो टेस्ट पेपर होगा वो मौर्य काल से संबंधित होगा, मौर्य काल के प्रशासन से संबंधित होगा और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको यहाँ पे हम आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है विशाख दत्त, बी सोमदेव, सी क्षेमेंद्र और डी है पतंजलि। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा कथा सरित शासक के जो लेखक थे वो है सोमदेव। साथियों इसमें पहला जो ऑप्शन है उसमें है विशाख दत्त। विशाख दत्त की एक कृति है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सोमदेव कथा सरित सागर है। क्षेमेंद्र की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हमारी क्षेमेंद्र की है, उसका क्या नाम है? बृहद कथा मंजरी। मंजरी है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और पतंजलि का है महाभाष्य। तो साथियों ये बृहद कथा मंजरी हो गया, हमारा कथा सरित सागर, महाभाष्य हो गया। इन सब से हमें क्या मिलती है? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के ये क्या है? साहित्यिक स्रोत, ठीक है। तो ये साहित्यिक स्रोत है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के किस शासक को विदेशी विवरण में सेंड्रोकोटस कहा गया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक और डी है कुणाल। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में एक विदेशी विवरण आता है और विदेशी विवरण में दो महान विद्वान आए थे जिनका नाम था स्ट्रेम्बो और एक का नाम था स्ट्रेम्बो और दूसरे का नाम क्या था? जस्टिन, ठीक है। स्ट्रेम्बो और जस्टिन, इन दोनों ने अपने लेख में कहा था कि भारत में एक शासक है जिसका नाम सेंड्रोकोटस है। आई बात समझ में? उन्होंने ये नहीं कहा चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने कहा सेंड्रोकोटस नाम का एक महान शासक भारत में अभी है। और इसके बाद जो एक आए थे विलियम जोन्स नामक जो इतिहासकार आए थे, लेखक आए थे, और उन्होंने अपने लेख में कहा था कि जो इन्होंने सेंड्रोकोटस नाम का उल्लेख किया गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया है। तो जनरली क्या बोलते हैं कि जो सेंड्रोकोटस नाम दिया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कहा गया। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनान के शासक को हराया था? ऑप्शन ए सिकंदर, बी सेल्यूकस निकेटर, सी है दारा प्रथम और डी है घनानंद। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। थोड़ा सा आप यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि सिकंदर के समय जब सिकंदर भारत में आया था 326 बीसी में, ठीक है। 326 बीसी में सिकंदर ने राजा पोरस को हराया था और उस युद्ध को कहा जाता है हाइडेस्पिस का युद्ध या वितस्ता का युद्ध, ठीक है। तो उसी में राजा पोरस को सिकंदर ने हराया था और सिकंदर भारत में हारा नहीं था, ठीक है। उसके बाद यूनान का ही शासक, सिकंदर तो यूनान से आया था, यूनान का ही एक शासक था सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। साथियों मैं आपको बता चुका हूं, जब मैंने विस्तार से मौर्य साम्राज्य पढ़ाया तो हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दिए थे। एक का नाम था हेरात, जिसे हम हेरात है, काबुल है, और कौन कौन से राज्य दिए थे? कांधार दिया था, और एक था जेड्रोसिया, ठीक है। जेड्रोसिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस वर्तमान में जो बलूची स्थान वाला क्षेत्र है उसे जेड्रोसिया कहते हैं, ठीक है। उसे हेरात था, एक हेरात, और कौन कौन से थे? हेरात, काबुल था और कांधार था। तो ये 4 राज्य सेल्यूकस निकेटर ने किसको दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। दारा प्रथम के बारे में आप जानते होंगे, प्रथम विदेशी आक्रमणकारी जिसने सफलतापूर्वक भारत पर आक्रमण किया था उसका नाम था दारा प्रथम, और दारा प्रथम ईरानी शासक था। कौन सा था? ईरानी आक्रमणकारी में दारा प्रथम का नाम आता है। अगर ईरानी आक्रमणकारी पूछेंगे, अगर शासक का नाम पूछेंगे तो ईरानी आक्रमणकारियों में यहाँ पे एक हखामनी वंश था, हखामनी वंश, ठीक है। तो हखामनी वंश का जो प्रथम शासक था उसका नाम साइरस था, और साइरस के बाद जो शासक आता है उसका नाम था दारा प्रथम। तो दारा प्रथम ही प्रथम विदेशी आक्रमणकारी था जिसने सबसे पहले सफलतापूर्वक भारत पर आक्रमण किया।
अगर घनानंद की बात करें तो साथियों घनानंद कौन थे? नंद वंश के अंतिम शासक थे जिनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है तमिल साहित्य अहनानूर और मुन्नानूर में किस शासक के विजय का उल्लेख है? तो साथियों राइट आंसर अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, रुद्रदामन। तो राइट आंसर क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। आप जानते होंगे इस मौर्य साम्राज्य में, मैंने आपको पहले भी बता रखा है ये। तो साथियों क्वेश्चन आंसर नहीं हुए थे मौर्य साम्राज्य के, इसलिए मैं आज क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलता है तमिल जो साहित्य है, इसका नाम अहनानूर और मुन्नानूर है। इसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किए थे। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य का एक अभिलेख है बंगाल में, उसका नाम है महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख। इस महान स्थान अभिलेख से पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल पर आक्रमण किया था और यहाँ पे विजय प्राप्त करने के बाद जो अपनी सीमा थी वो बंगाल तक पहुँचा दी थी। ठीक है, तो ये जाना आपने किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के विजय के बारे में। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते होंगे, पाटलिपुत्र थी। इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, कैसे, किस लिए, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, आप पहले की वीडियो देख सकते हैं। साथियों बहुत अच्छे प्रश्न आपके सामने हम लेके आए हैं, बस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न है राज्याभिषेक से पूर्व अशोक किस राज्य का राज्यपाल था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, है ना। तो राज्य अभिषेक से पहले अशोक किस राज्य का राज्यपाल था? उज्जैन का। कहाँ का था? उज्जैन। कहाँ पड़ता है? एमपी में। तो उज्जैन का क्या था? अशोक और राज्यपाल था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है तक्षशिला। अगर बात करें तक्षशिला मत कर देना इसका आंसर, क्योंकि तक्षशिला पर जब विद्रोह हुआ था, है ना, जब तक्षशिला पर जब विद्रोह हुआ था तो बिंदुसार ने अशोक को भेजा था उस पर क्या, तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, तो तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए गया था अशोक, लेकिन शासक उज्जैन का था, राज्यपाल। अगला प्रश्न है मौर्य काल में धर्मस्थली और कंटक शोधन व्यवस्था क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ना। तो इसे रट देना है, आपने याद कर देना है और समझना है। तो मौर्य काल में धर्मस्थली और कंटक शोधन व्यवस्था, ऑप्शन ए न्याय व्यवस्था थी, या क्या है गुप्तचर व्यवस्था थी, या फिर पुरोहितों का एक समूह था, या स्थानीय प्रशासन से संबंधित था? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा द धर्मस्थली और कंटक शोधन कौन सी व्यवस्था थी? ये न्याय व्यवस्था थी मौर्य काल में। धर्मस्थलीय जो व्यवस्था थी ये जनता के जो प्रजा थी, प्रजा के आपसी जो विवाद होते थे, जिसमें कि लड़ाई झगड़े, चोरी, डकैती, इन सब का जो काम, जो जिसका न्याय होता था, इन सब के लिए जिस न्याय में वो जाते थे उसे धर्मस्थलीय न्यायालय कहा जाता था। आई बात समझ में? ये जनता के लोगों के लिए था। और जो कंटक शोधन था, इसका कंटक शोधन वो जनता का राज्य के प्रति जो क्या होता था, जो विवाद होता था, उसे कंटक शोधन न्यायालय में उसका निराकरण होता था। जैसे कि कोई गांव है, अगर वो राजा के या राज्य के खिलाफ होता है या कोई निर्णय के अगेंस्ट जाता है, तो वो किस न्यायालय में जाएगा? कंटक शोधन न्यायालय में जाएगा, क्योंकि वो राज्य और जनता के बीच में यह न्यायालय बना हो। राज्य और जनता के न्यायों को देखता था कंटक शोधन न्यायालय। ठीक है, और धर्मस्थलीय जो न्यायालय था वो जनता के जो लोग थे उनका आपसी विवाद को निपटाता था। तो धर्मस्थल और कंटक शोधन कौन सी व्यवस्था थी? यह न्याय की एक व्यवस्था थी। साथियों बहुत अच्छे प्रश्न लेके आए हैं, बस आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे कि लगभग 10 से 15 दिन बाद हम लोग यहाँ पे इस चैनल पे आ रहे हैं, है ना। कुछ अर्जेंट काम पड़ गया था, इसीलिए लगातार हम चैनल से दूर होते गए। अगला प्रश्न है अशोक ने किस अभिलेख से मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है? अशोक के किस अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो मास्की अभिलेख, रोमनदेही, कांधार, शहबाजगढ़ और मानसहिरा। तो राइट आंसर हो जाएगा रोमनदेही, जो कि कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में अशोक का एक अभिलेख है रोमनदेही अभिलेख, यहाँ से अशोक के अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। यही रोमनदेही अभिलेख के से ही पता लगता है कि अशोक ने यहाँ पे कर व्यवस्था क्या की थी? कम की थी। ठीक है, कर व्यवस्था कम की थी रोमनदेही अभिलेख में, है ना। अगला जो देखेंगे हम, जो मास्की अभिलेख है, यह
गुजरात में है मास्की अभिलेख। इसी मास्की अभिलेख से अशोक का नाम अशोक का पता लगता है कि अशोक का नाम अशोक जो पता लगता है तो मास्की अभिलेख में मिलता है अशोक का नाम अशोक। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य कर्मचारियों को प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात धर्म प्रचार के लिए जाना होता था, जिसे कहा जाता था। तो साथियों राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए है धम्म महामात्र, बी अनुसंधान, सी रज्जुक और डी है रक्षण। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुसंधान, अनुसंधान कहेंगे इसे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी इंपॉर्टेंट कर दीजिए। साथियों होता क्या है कि राज्य में जो धम्म महामात्र है इनका काम धर्म प्रचार का था, लेकिन केवल इनका काम धम्म का प्रचार ही करना था, है ना। और जो अनुसंधान हुआ करते थे, जो राज्य के कर्मचारी हुआ करते थे, जिनको कि केवल प्रत्येक 5 साल के बाद धर्म प्रचार के लिए ये लोग जाते थे, बाकी समय में ये क्या करते थे, राज्य के कामकाज देखते थे। यानी ये राजकीय कर्मचारी थे, राजकीय कर्मचारी थे। ठीक है, ये राजकीय कर्मचारी थे। अब जो ये रज्जुक और रक्षण था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो टॉपिक आगे। साथियों मैंने ऑप्शन भी आपके लिए वो ऑप्शन रखे हुए हैं जो इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। उत्तराखंड पीसीएस में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि रज्जुक क्या थे। ठीक है, तो आज मैंने अनुसंधान आपको बताया क्वेश्चन में। अभी जो रक्षण हुआ करते थे, ये रक्षण क्या थे राज्य में, ये एक पुलिस व्यवस्था थी। जो रक्षण थी राज्य में एक क्या थी, पुलिस व्यवस्था थी, जिसका काम था नगरों की रक्षा करना, देखभाल करना। तो एक पुलिस के जैसे पुलिस का काम रक्षण नामक विभाग देखता था। वहीं जो रज्जुक था, रज्जुक ग्रामीण न्याय की व्यवस्था थी, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी कि ग्रामीण क्या थी, रज्जुक क्या था, ग्रामीण न्याय की एक व्यवस्था थी। ठीक है, जो जिसका काम क्या था कि ग्रामीणों की देखभाल करना था। इसके साथ साथ कर संग्रहण का भी काम देखते थे ये लोग। ग्रामीणों में किसका काम देखते थे, कर संग्रहण का, जो टैक्स वसूली का काम भी रज्जुक को देखते थे। तो मूल रूप से इसका न्याय व्यवस्था देखना था, कहाँ पे, ग्रामीण इलाकों में। ठीक है, तो आपने ये रज्जुक के बारे में जाना। चलिए अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासन में तीर्थों की संख्या कितनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट। साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 18। तीर्थों की संख्या कितनी थी, 18 थी। साथियों होता क्या था, ये जो मौर्य काल में जो तीर्थ हुआ करते थे, इन तीर्थों का जैसे वर्तमान में आप कैबिनेट मंत्री देखते हैं, कैबिनेट मंत्री देखते हैं ना, कैबिनेट मंत्री, तो उसी प्रकार ये तीर्थ हुआ करते थे। राजकीय कार्यों के सबसे जो उच्च अधिकारी थे ना, उच्चाधिकारी हुआ करते थे, जिनको कि हम तीर्थ कहा जाता था, है ना। तो उनकी संख्या थी 18। इन तीर्थों के बारे में भी अगले प्रश्न में चर्चा होगी। और जो ये 26 थे, इनका नाम था क्या, ये थे अध्यक्ष। साथियों वर्तमान हमारी पॉलिटिकल साइंस में या वर्तमान राजनीति में आप देखते होंगे, कुछ मंत्री होते हैं और कुछ कौन से मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री। तो उसी प्रकार जो राज्य मंत्री के समान ही यहाँ पे जो अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनको हम राज्य मंत्री तो नहीं कहेंगे, लेकिन उस समय इनको क्या कहा जाता था, अध्यक्ष। तो इन अध्यक्षों की संख्या कितनी थी, 26। आई बात समझ में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे तीर्थ की संख्या कितनी थी। जो मौर्यकालीन उच्चाधिकारी हुआ करते थे उनकी संख्या, जैसे कि मंत्री, पुरोहित, सेनापति, समाहर्ता, सन्निहर्ता, ये सब वहाँ पे हुआ करते थे। उसी प्रकार जिनको कि हम क्या कहते हैं, तीर्थ, यानी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कह सकते हैं, यानी मंत्री। और जो 26 थे उनको राज्य मंत्री के रूप में हम लोग कह सकते हैं, जिनको कि मौर्य काल में अध्यक्ष कहा जाता था। आगे देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, मौर्य काल में समाहर्ता के पास कौन सा विभाग था, बहुत इंपॉर्टेंट। जो समाहर्ता हुआ करता था, एक तीर्थ हुआ करता था ये भी, ठीक है, मंत्री। अभी मैंने आपको बताया था जो 18 तीर्थों में से एक तीर्थ था समाहर्ता, तो उसके पास कौन सा विभाग था। ऑप्शन ए राजस्व विभाग का प्रधान, ऑप्शन बी उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष था, ऑप्शन सी है पुलिस अधिकारी था, ऑप्शन डी है राजकीय कोषाध्यक्ष था। तो साथियों जो समाहर्ता हुआ करता था उस समय, उसका काम क्या था, राजस्व विभाग का क्या था, राजस्व का, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राजस्व विभाग का प्रधान कौन था, समाहर्ता था। साथियों जो उद्योगों एवं कारखानों का जो अध्यक्ष होता था उसे कहते थे कर्मांतिक। ये बात समझ में। जो कर्मांतिक था वो उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष हुआ करता था। जो पुलिस विभाग का अध्यक्ष होता था उसे कहते थे दंडीपाल।
दंडीपाल, ठीक है। और जो राजकीय कोषाध्यक्ष हुआ करता था उसे क्या कहते थे? संनिहारता। ये समाहर्ता था ना, समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान था, और राजकीय कोषाध्यक्ष जो था उसे कहते थे संनिहारता। संनिहारता, समाहर्ता, संनिहारता में आप डिफरेंस कर सकते हैं। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान और संनिहारता राजकीय कोषाध्यक्ष था ये, ठीक है। जैसे आरबीआई गवर्नर होते हैं ना, तो उसी प्रकार का एक संनिहारता नाम का एक अध्यक्ष था। एक आध चीज़ और देख लेते हैं साथियों। एक व्यवहारिक नाम का एक अधिकारी था, यानी तीर्थ कहेंगे, जिसका क्या था? नगर का प्रमुख न्यायाधीश था, यानी न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होते ना जैसे वर्तमान में, तो उसी प्रकार मौर्य काल में भी एक न्यायाधीश हुआ करते थे, जिनका नाम, जिनको पद को क्या बोलते थे? व्यवहारिक, व्यवहारिक, ठीक है। एक था आर्टविक। आर्टविक एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ था, यानी क्या नाम था उनका? आर्टविक। तो आर्टविक का जो कार्य था उसका क्या था? वन विभाग का प्रधान। वन विभाग किसके पास था? आर्टविक के पास। एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में मुद्रा एवं टकसाल विभाग का अध्यक्ष कौन था? अब साथियों यहाँ पे अध्यक्ष आ गया, ठीक है। तो टकसाल अध्यक्षों की संख्या कितनी बताई थी मैंने? 26। मौर्य काल में कितने अध्यक्ष थे? 26। तीर्थ कितने थे? 18, ठीक है। बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। तो मुद्रा एवं टकसाल विभाग का अध्यक्ष, उत्तराखंड के जो वीडियो का एग्जाम आया था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो राइट आंसर था इसका, राइट आंसर क्या था इसका? लक्षणाध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष का जो काम था, मुद्रा एवं टकसाल विभाग का काम देखता था कौन? कौन देखता था? लक्षणाध्यक्ष। साथ ही जो मुद्रा अध्यक्ष, आप लोगों के दिमाग में मुद्रा अध्यक्ष आ रहा होगा राइट आंसर, लेकिन नहीं, मुद्रा अध्यक्ष के पास कौन सा था? पासपोर्ट विभाग। जो पासपोर्ट विभाग था वो मुद्रा अध्यक्ष के पास था। साथ ही जो सीता अध्यक्ष है, हमारे पास जो सीता अध्यक्ष है, तो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। जो राजकीय कृषि विभाग होता है ना, कृषि विभाग, आप देख सकते हैं कृषि विभाग का अध्यक्ष कौन थे? सीता अध्यक्ष। यानी सीता क्या करती थी उस समय? कृषि। इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। मुद्रा पासपोर्ट विभाग, पासपोर्ट जब बनाओगे आप, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो बनाते हैं, तो पासपोर्ट बनेंगे तो पैसा देना पड़ता है ना, मुद्रा देनी पड़ती है। तो मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष का काम क्या था? मुद्रा और टकसाल विभाग। अच्छा, एक पौताध्यक्ष था साथियों। पौताध्यक्ष का काम क्या था? मापतोल विभाग का अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्या था? पौताध्यक्ष का काम था मापतोल। जो मापतोल विभाग का अध्यक्ष था पौताध्यक्ष। साथियों एक और कहेंगे, एक और देख लेते हैं। सूनाध्यक्ष था मौर्य काल में, सूना अध्यक्ष। तो सूना अध्यक्ष का जो काम था वो था बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। बूचड़ खाना भी हुआ करता था मौर्य काल में, तो उसका देखरेख करता था सूना अध्यक्ष। तो साथियों चारों के चारों ये ऑप्शन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार पूछे भी गए ये प्रश्न। साथियों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ कि आप जानते होंगे कि कई लड़के क्या करते हैं कि कई बार पढ़ने में मन नहीं लगता है, मोटिवेशन की वीडियो बहुत ज़्यादा देखते हैं और उनको बार बार मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों मुझे लगता है कि वो बहुत ही गलत चीज़ है कि आपको मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए अगर आप लोग कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बार बार मोटिवेशन की वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो उससे क्या होगा, आप 1 या 2 दिन के लिए तो अच्छी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए अच्छी तैयारी करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो मेरा मानना है कि मोटिवेशन जो आप लोग बार बार कुछ लोगों को चाहिए होता है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप सेल्फ मोटिवेट हो, है ना। तो उससे क्या होगा, अगर आप सेल्फ मोटिवेट होंगे तो उससे क्या होगा कि आपका अपने जो आपका लक्ष्य है उसमें जल्दी ही आप लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैं जोर देना चाह रहा हूँ, है ना। तो इसी के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग की चढ़ाई कब की? ऑप्शन ए 335 ईसा पूर्व, 361 ईसा पूर्व, 369 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है 261 ईसा पूर्व। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग की चढ़ाई की थी। साथियों क्या था कलिंग की चढ़ाई में? आपने देखा होगा कि अशोक महान की जो हम लोग संज्ञा देते हैं या आज भी अशोक के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इतना महान शासक था,
तो जितने भी अच्छाइयाँ अशोक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो कलिंग की लड़ाई के बाद कल की ही हम लोग अशोक के जीवन में परिवर्तन देखते हैं। साथियों, कलिंग गुजरात नहीं उड़ीसा का एक क्षेत्र है ना। तो अशोक क्या करते हैं, यहाँ पे चढ़ाई करते हैं यानी युद्ध करते हैं क्षेत्र विस्तार के लिए, है ना। तो 261 ईसा पूर्व में अशोक यहाँ पे नरसंहार मचा देते हैं। नरसंहार मचाने के बाद जब अशोक बाद में पश्चाताप करते हैं कि यार मैंने छोटे बच्चे, स्त्रियां, सबको, निहत्थे लोगों की हत्या कर दी, तो यहाँ से अशोक का मन परिवर्तन हो जाता है। इससे पहले अशोक एक क्रूर प्रवृत्ति का शासक था। आपने पढ़ा होगा कि सिंहली अनुश्रुतियों में यहाँ तक बताया गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी पर बैठा, है ना। तो यहाँ जो कलिंग की चढ़ाई के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, बौद्ध धर्म स्वीकार करता है ना। तो ये था कलिंग की चढ़ाई। बाकी कलिंग युद्ध के बारे में आपको विस्तार से जानना हो तो पुरानी वीडियो आप लोग देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य की। पुरानी मीन्स की आप प्ले लिस्ट में जाके आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल मौर्यकालीन बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए भृगकच्छ, बी ताम्रलिपि, सी है सोपारा और डी है एबीसी। तो सच राइट आंसर हो जाएगा एबीसी, क्योंकि भृगकच्छ गुजरात में एक बंदरगाह है, ताम्रलिपि वेस्ट बंगाल में है और सोपारा है महाराष्ट्र एमएच। तो इन जो ये 3 बंदरगाह थे मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जान लीजिए भृगकच्छ, ताम्रलिपि, सोपारा। कहाँ है भृगकच्छ? गुजरात में, ताम्रलिपि वेस्ट बंगाल और सोपारा महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और साथियों, आज का अंतिम प्रश्न है, काकड़ी नामक मुद्रा किस धातु का बनी थी, किस धातु की बनी थी? तो साथियों काकड़ी, राइट आंसर काकड़ी किसके थे? तांबे की बनी हुई थी। काकड़ी कौन सी थी? तांबे की बनी हुई धातु थी। मौर्यकालीन मुद्रा में आपने देखा होगा कि सोने के सिक्के भी हुआ करते थे, चांदी के भी थे और तांबे के भी थे। तो जो तांबे का जो सिक्का था उसे हम काकड़ी कहते थे। तांबे का एक और सिक्का था जिसे हम क्या कहते हैं? माशक। माशक और काकड़ी तांबे के 2 सिक्के थे। जो सोना था, सोने का जो सिक्का था उसे हम कहते थे सुवर्ण, और जो चांदी का जो सिक्का था उस समय तो उसे क्या कहते थे हम? पर्ण कहते थे या कारसापण। चांदी का जो सिक्का था उसे क्या कहते हैं हम? कारसापण या पर्ण। ठीक है, तो ये चांदी का सिक्का था, सोने का सुवर्ण था। ठीक है, पीतल का कोई सिक्का उस समय नहीं हुआ करता था। तो साथियों यही था आज का पेपर प्रैक्टिस सेट। पिछले 10 दिन से आज हम लोग 10-15 दिन से आज वीडियो डाल रहे हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। अब आगे से रेगुलर आपको यहाँ पे वीडियो मिलती रहेगी। जनरल नॉलेज और जीएस की वीडियो मिलेगी और करंट अफेयर। और अगर आप लोग उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड की किसी भी एग्ज़ाम की, जाए अभी आने वाला जो उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का है, एसआई का है, तो उसके लिए हम उत्तराखंड रविवार सीरीज भी हमने यहाँ पे चला रखी है, तो आप उससे जाके भी देख सकते हैं। साथियों आज का पेपर प्रैक्टिस सेट इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।